नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं यो स्टॉक्स होली स्पेशल। और सबसे पहले आप सभी दर्शकों को, सभी निवेशकों को, हमारे तमाम गेस्ट और जितना प्यार और इस प्यार का रंग आपने हम पर बरसाया है, उस सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। रंगों का ये पर्व आपके जीवन में भी रंग, उत्साह, उमंग का संचार करे, आपके जीवन में अलग अलग रंग भरे और इसके साथ ही कमाई के रंग भरने के लिए हम यानी ईटी नाउ स्वदेश आपके साथ है। मेरे साथ है मेरे सहयोगी अंश बिलवाड़। अंश, बहुत बहुत आपको भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसे कि आपने कहा कि अलग अलग रंग भरे, लेकिन उम्मीद करते हैं पोर्टफोलियो में सिर्फ हरा रंग दिखे। बिल्कुल बिल्कुल भरेगा और वो तो बाजार से लग भी रहा है। और इससे पहले कि आगे बढ़े, अंश, होली बचपन वाली याद आती है या जब थोड़े बड़े हुए जब ज्यादा हुड़दंग वाली याद आती है या अब जहां पे शायद होली में थोड़ा माइल्ड हो गए, थोड़ा सा खेल लेंगे, एक रस्म अदायगी है। बिल्कुल, अलग अलग स्टेजेस के अलग अलग इंपॉर्टेंस रहते हैं और हम तो हर स्टेज को एंजॉय करते हैं। जो बचपन वाला था फैमिली के साथ वैसे शुरुआत करते हैं और फिर आगे हम अपने फ्रेंड्स के साथ भी जाते हैं, तो सारे स्टेजेस के बिल्कुल। तो होली अपने आप में एक ऐसा पर्व जिसमें कहा भी जाता है कि होली पर दुश्मन को भी लोग गले लगाते हैं और उसे भी रंग और गुलाल लगाते हैं। तो दूरियां मिटाइए और बाकी आपकी और आपके वेल्थ के बीच जो खाई है, जो दूरी है, उसे हम पाटेंगे अपने इस शो में। आप अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। यो स्टॉक्स में आप अपने सवाल कैसे भेज सकते हैं ये जान लीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, स्क्रीन के एक हिस्से में लगातार वो जरिया हम बता रहे हैं, एक नंबर फ्लैश हो रहा है और इस नंबर पर आप साफ तौर पर अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। आप इस नंबर व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, जो भी इच्छा हो, जो भी जरिया आपको रास आता हो बताइए। और इसके साथ ही सोशल मीडिया और यूट्यूब पर भी अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। याद रखिए, नजरिया जरूर बताइए और सवाल स्पष्ट लिखिए। किस भाव पे आपने लिया है, कौन सी क्वांटिटी में लिया है और अपना नाम स्पष्ट रूप से हमें बताइए। चलिए, अब अपने साथ चर्चा में दो बेहद खास मेहमानों को मैं शामिल करता हूं। हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ रहे हैं शेयर खान मिरे एसेट से विनोद मोदी साहब और 5 पैसा कैपिटल से सचिन गुप्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत और आप दोनों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम यही चाहेंगे कि ये जो हमारा रिश्ता है और से ज़्यादा मजबूत हो और हमारे निवेशक पैसा बनाए। तो बाजार पे सबसे पहले एक निगाह डाल लेते हैं, उसके बाद अपने एक्सपर्ट के पास हम रुक करेंगे। अब बाजार देखिए, आज वाकई होली से पहले जो है वो बाजार में हरियाली साफ तौर पर देखने को मिल रही है। निफ्टी अगर आप देखेंगे तो इस वक्त 22,550 का जो अहम स्तर है उसके आसपास नजर आता हुआ। इसके अलावा बैंक निफ्टी देखिए कल भी आउट परफॉर्म कर रहा था, आज भी बेहतर नजर आ रहा है। 48,350 के पास इस वक्त बैंक निफ्टी। और सबसे अच्छी बात यह है, जिस हमारी जो थीम है मोहे रंग दो हरा, आज उस थीम के साथ बाजार थिरकता हुआ। जी हाँ, आप देखिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो जरा सामने लाइए। मार्केट ब्रेथ पर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि इस वक्त हरा हावी है, यानी 1730 शेयर इस वक्त ऐसे हैं जो कि हरे निशान में बाजार में कारोबार कर रहे हैं और सिर्फ 809 शेयरों की संख्या ऐसी है जो इस वक्त लाल, जिन पर रंग हावी है, उनको भी धीरे धीरे इस ओर बाजार कर ले, तब और मजा आएगा। निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात करें, बीईएल देखिए बड़ा ऑर्डर मिला और ऑर्डर बुक और बड़ी हो चुकी है और इसका इंपैक्ट साफ तौर पर नजर आ रहा है बीईएल पे। यहां पर 2.5% की तेजी यहां देखने को मिल रही है। ओएमसीज में ओएनजीसी टॉप गेनर है, लगभग 0.25% की उछाल यहां पर देखने को मिल रहा है। ट्रेंड लगातार मजबूत दिखा रहा है अपना रुख, आज भी 1.5% ऊपर निफ्टी का गेनर। अडानी एंटरप्राइजेस, टाटा स्टील, एसबीआई और एनटीपीसी, इन सभी में आज तेजी बनी हुई है। दबाव कहां है? श्रीराम फाइनेंस इस वक्त लगभग 1% नीचे। बजाज ऑटो निफ्टी का टॉप लूजर, लगभग 0.25% की यहां गिरावट। टाटा मोटर्स, ग्रासिम, एशियन पेंट्स, इसमें आधा % का दबाव हम देख पा रहे हैं। चलिए, इन सबसे अलग अब अपने साथ चर्चा में शामिल करते हैं और सचिन, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। जाहिर सी बात है, बाजार न सिर्फ इंडेक्स स्तरों पर मजबूती दिखा रहा है बल्कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी मार्केट ब्रेथ के हिसाब से मजबूत नजर आ रहे हैं। ऐसे बाजार में आज बताइए आपकी रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग प्रशांत जी एंड वेल, सबसे पहले आपको, अंश जी को एंड डीटी नाउ की पूरी टीम को, साथ ही साथ हमारे प्यारे दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड अगर निफ्टी का देखें या बैंक निफ्टी, दोनों ही इंडाइसेस आज पॉजिटिव ब्रेथ कंटिन्यू करते हुए नजर आ रहे हैं। इवन अगर हम प्रायर डे पर थोड़ा सा फोकस
फोकस करें तो निफ्टी में करीब 22,300 के आसपास से एक अच्छा रिकवरी मूव देखने को मिला भी था। फाइनली उस सपोर्ट्स को काफी रिस्पेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है अभी भी मार्केट, और जिस तरीके से आज ये मोमेंटम 500 के ऊपर सस्टेन होता हुआ दिख रहा है, पूरी पॉसिबिलिटीज है कि इमीडिएट जो हर्डल्स ऑन दी हायर साइड 22,650-700 के आसपास में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो भी जो है वो जल्दी ब्रेक होते हुए नजर आएंगे। सो अभी के लिए 22,400 मुझे लगता है एक इमीडिएट सपोर्ट कंसीडर किया जा सकता है। जब तक उसके ऊपर रिसाइसिवली हम सस्टेन कर रहे हैं, पूरी पॉसिबिलिटीज है कि अपसाइड की जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक होते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, सो बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर मोमेंटम बना हुआ है एंड 48,000 एक इमीडिएट सपोर्ट अभी के लिए यहाँ पे बना हुआ है, फॉलोड बाय 47,800 जो कि मेजर सपोर्ट्स जो कि हमने प्रायरली भी देखा था अराउंड दैट लेवल से एक अच्छी रिकवरी मूव। सो 48,000 मेरे हिसाब से इंटरडे के लिए भी कंसीडर किया जा सकता है, एक अच्छे सपोर्ट पेस है। और ऑन दी हायर साइड में 48,700 48,800 वही एक इमीडिएट हर्डल, इमीडिएट रेजिस्टेंस इंडिकेट करता हुआ नजर आ रहा है बैंक निफ्टी में। मुझे लगता है जैसे ही वो लेवल सरपास होते हैं 49,500 तक के लिए मोमेंटम्स कंटिन्यू होने की पॉसिबिलिटीज बनती हुई नजर आएगी। सो अभी के लिए दोनों ही इंडाइसेस में पॉजिटिव ब्रेथ बनी हुई है। मुझे लगता है पॉजिटिव मोमेंटम फर्दर और कंटिन्यू होना चाहिए। यहाँ पर बाइंग साइड की रणनीति जो है वो कंटिन्यू करनी चाहिए। सपोर्ट्स का जरूर ध्यान रखना चाहिए, जब तक ये सपोर्ट लेवल इंटैक्ट है पूरी पॉसिबिलिटीज अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू करेगी। बिल्कुल, तो ये है राय आती हुई निफ्टी बैंक पर सचिन जी की तरफ से। तो चलिए आगे बढ़ते हो, पहले दर्शक को शामिल करते हैं। हमारे साथ दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। बताइए सर। सचिन जी और मेरा HAL के ऊपर आपको राय चाहता हूँ जी। मेरे पास 132 स्टॉक्स है HAL के एट द प्राइस ऑफ 4464 जी। ये परचेज प्राइस है मेरी। आई एम मेकिंग लिटरली अ लॉस ऑफ 1,32,000 जी। और ये मैंने इस हिसाब से खरीदा था कि बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ ऑर्डर्स मिले थे HAL को एंड दे वर वेरी बिग डिफेंस के लिए। तो अब बताइए, मेरे 1 ईयर का मतलब ले लीजिए या टिल द एंड ऑफ दिस ईयर आई कैन होल्ड। अब कैन यू सजेस्ट व्हाट इज माय क्राइटेरिया, क्या करूं या उसको एवरेजिंग करूं, कैसे करना है, जरा इसकी राय चाहता हूं। बिल्कुल। विनोद जी, आपके पास आना चाहूँगा। ज़रा HAL देखिए, 4,464 से इनकी खरीदारी है। वहाँ से देखिए तो स्टॉक लगभग 22% लॉस में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 1 साल तक स्टॉक को रख सकते हैं या इस साल के अंत तक भी रख सकते हैं। तो बताइए यहाँ पे क्या किया जाए, थोड़ा और ऐड किया जाए या यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल, एक अच्छी पॉजिटिव आउटलुक बनती हुई नजर आ रही है आपको? गुड मॉर्निंग अंश जी, गुड मॉर्निंग प्रशांत जी। सबसे पहले आप दोनों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं, पूरे ET Now की टीम को भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं। HAL की अगर मैं बात करूं तो HAL पे जो कंसर्न रहा है, एग्जीक्यूशन का कंसर्न रहा है, उसके वजह से स्टॉक गिरा है। अदरवाइज देखिए तो ऑर्डर बुक की जो विजिबिलिटी है, जो 1 लाख करोड़ के ऊपर लगभग पहुंच चुका है, वो आई थिंक शानदार रेवेन्यू विजिबिलिटी दिखाता है आने वाले 3 से 4 सालों में। उनका चूंकि जो मेन था, जो उसको जो एयरक्राफ्ट उनको डिलीवर करें, तो उनका इंजन का इश्यू है जिसकी सप्लाई उनसे नहीं हो पा, डिले हुआ। मुझे लगता है वो चीज अभी कहीं ना कहीं, अभी जो आपने ऑफलाइन जो अभी USA का, इंडिया का जो अभी देखा, विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री जी कुछ वो करके आए हैं, डिस्कशन हुए उस जगह पे, तो मुझे लगता है वो जो अभी इंजन की अवेलेबिलिटी है वो बहुत जल्दी हो जाएगी, और जिनका जो डिलीवरी है एयरक्राफ्ट का, वो चालू हो जाएगा डिफेंस स्पेस पे। तो वो बहुत बड़ा पॉजिटिव चीज है। मुझे लगता है 34-3500 का लेवल पे मुझे लगता है यहाँ से बहुत ज्यादा करेक्शन मुझे नहीं दिख रहा है, और आने वाले क्वार्टर में इसके परफॉर्मेंस मुझे लगता है और बेहतरीन दिखाई देगी। वैल्यूएशन भी चूंकि ये स्टॉक ऊपर से 4500-4600 से करेक्ट होकर ये लेवल पे वैल्यूएशन भी मुझे ठीक ठाक लगता है। आप अगर है तो बने रहें। तो बने रहने की आपको सलाह यहां पर मिलती हुई HAL में। बढ़ते हैं आगे। मुदस्सर शेख साहब हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हैं। शेख साहब नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? नमस्कार सर, मैं नवसारी से गुजरात से बात कर रहा हूं सर। जी मुदस्सर, बताएं क्या मदद की जाए आपकी, कौन सा शेयर आपने लिया हुआ है? मेरे पास 100 शेयर है इंडोसिंध बैंक के, 805 पे मेरी परचेस रेट है। मैं अभी उसको और ऐड कर सकता हूं, तो इसका फंडामेंटल और टेक्निकल व्यू सर जानना था कि 2-3 साल में ये कितना परफॉर्म कर सकता है। चलिए, पहले तो आपको हेड्स ऑफ कि तमाम मतलब ऐसे निवेशक होने चाहिए जो इतना
एकदम अफर्मेटिव उनका नजरिया होना चाहिए कि वो कह रहे हैं कि ठीक है मैं यहाँ से भी ऐड कर सकता हूँ, और इसके साथ ही 2 से 3 साल का नजरिया, टेक्निकल फंडामेंटल दोनों जाना चाहते हैं। सचिन, मैं आपके पास आना चाहूंगा। इंडसइंड बैंक, जाहिर सी बात है खबरें और तमाम चीज़ों की वजह से आम निवेशक घबरा जाता है, लेकिन मुझे मुदस्सर साहब की दाद देनी होगी कि उन्होंने बहुत ही एक अप्रोच ऐसा रखा हुआ है। तो बताइए लॉन्ग टर्म के लिहाज से क्या नजरिया बन रहा है, और वो जानना चाह रहे हैं कि क्या इन स्तरों पर और ऐड किया जा सकता है। स्ट्रक्चर देखें तो डेफिनेटली वीक हुआ है। जिस तरीके का फॉल हमने देखा है बिकॉज ऑफ द सम न्यूज़ेस, और इंपॉर्टेंट लेवल्स थे करीब 750 760 के आसपास के, वो लेवल्स के ब्रेकडाउन जो है वीकली चार्ट्स पर, मंथली चार्ट्स पर वो हमें देखने को मिले। सो टेक्निकल स्ट्रक्चर्स अभी के लिए वीक है, हालांकि इनका नजरिया काफी लंबा है, 2 से 3 साल के लिए होल्ड करना चाह रहे हैं। लोअर साइड में इमीडिएट सपोर्ट्स करीब 600 605 के हमने देखे थे। अगर अदर टेक्निकल फैक्टर्स पर भी फोकस करें, इंडिकेटर्स पर देखें तो ओवरसोल्ड हो रखा है ऑलरेडी वीकली एज वेल एज डेली चार्ट्स पर भी। पूरी पॉसिबिलिटीज एक शॉर्ट कवरिंग मूव की है, बशर्ते जो न्यूज यहाँ पर न्यूज फ्लो था, अगर वो और फर्दर इंपैक्ट नहीं करता है और डैमेज नहीं करता है स्टॉक को, तो फिर एक रिकवरी मूव डेफिनेटली देखने को मिलना चाहिए। 2 से 3 साल का नजरिया है, बिल्कुल होल्ड करके रखिए। बाइंग करने के लिए अगर लेवल देख रहे हैं और फर्दर एवरेजिंग के लिए, मुझे लगता है इनकेस अगर और फर्दर डिप मिलती है अराउंड द लेवल ऑफ 600 या फिर 610 के आसपास में, तो वहां से एक बार फर्दर एड ऑन करने के बारे में देख सकते हैं। बिल्कुल, तो यह सलाह आती हुई इंडसइंड बैंक पे आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स भी बता दिए गए हैं, पूरी स्ट्रैटेजी भी सामने रख दिया है। तो चलिए इसी के साथ यूट्यूब से कुछ सवाल ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सवाल आ रहे हैं हमें। तो ये सवाल सुनील जी का है JSW एनर्जी पर। विनोद जी, आपके पास ही आना चाहूँगा। इनकी खरीदारी देखें तो 613 से इनकी खरीदारी है, 400 शेयर होल्ड कर रहे हैं और कुछ 3 साल के लिए ये रख सकते हैं। तो बताइए यहाँ पे आपका क्या राय बन रहा है? हम देख रहे हैं कि रिसेंटली इसमें काफ़ी करेक्शन आया था, लेकिन फेब महीने के लो से देखें तो वहाँ से स्टॉक कुछ 20-25% ऊपर आ चुका है, लेकिन फिर भी इनका जो बाइंग रेट है वहाँ से अभी भी कुछ 15% नीचे ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। जी, आई मीन ओवरऑल अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी का स्कोप काफी ज्यादा है और काफी बेहतर है ओवरऑल प्रोस्पेक्ट इंडिया में। ये कंपनी की बात करें तो JSW कंसिस्टेंटली अपना कैपेसिटी ऑर्गेनिकली और इनऑर्गेनिकली बढ़ाया हुआ है। ऑपलेट हमने देखा इसने लगभग 1800 मेगावाट का फिर से कैपेसिटी ऐड किया, जो थ्रू NCLT के जो था। सो कुल मिलाकर के मुझे लगता है जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है वो काफी बेहतर मुझे दिख रहा है आने वाले समय में, क्योंकि कंपनी का जो ओवरऑल जो इनका जो एडिशन प्लान है कैपेसिटी, वो मुझे लगता है कंसिस्टेंटली 10 से 15% के बीच में वो हर साल ऐड कर सकता है कैपेसिटी। और एट द सेम टाइम क्योंकि जैसे मैं बताया कि ओवरऑल पावर की जो अगर देखें तो डिमांड काफी बेहतर है इंडिया में, राइट। तो इसका जो कंसर्न केवल है, मुझे लगता है एक लेवल पे इनका वैल्यूएशन कंसर्न होता था, जहां पे लगभग 3 टाइप प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड करता था। लेकिन यस, जो रीसेंट करेक्शन के बाद मुझे लगता है वो वैल्यूएशन कंसर्न भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईज आउट हो चुका है। अगर मुझे लगता है कि ये वैल्यूएशन पर जिस हिसाब से ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कंपनी दिखा रहा है, आई थिंक वन कैन होल्ड इट। ये है राय JSW एनर्जी पर आपको विनोद जी की तरफ से आती हुई। बढ़ते हैं आगे और अब ऑप्शंस के चैंपियन लेकर आते हैं। और हमारे साथ आज ऑप्शंस के चैंपियन बताने के लिए कुणाल परार चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के जुड़ चुके हैं। कुणाल, बहुत बहुत स्वागत आपका, और सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी ओर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बताएं। कल अभिषेक जी, आपको भी और हमारे जितने भी दर्शक मित्र हैं सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले 4-5 महीनों में जो लाल कलर देखने को मिला है, उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आशा रखते हैं कि वो ग्रीन कलर में तब्दील हो जाए। और ऑप्शन चैंपियन की बात करते हैं, ऑप्शन के स्टॉक की बात करते हैं, ONGC में बहुत ही बढ़िया मोमेंटम हमें देखने को मिल रही है। मॉर्निंग में भी हमने ONGC दिया था और इसी के लिहाज से हम ONGC का 227.50 का स्ट्राइक प्राइस का कॉल खरीदारी करके चलने की सलाह देंगे। ₹2.70 में टारगेट ₹7.35 और ₹10.65 रहेगा। मैक्सिमम लॉस 5,100 का है और मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करें तो 10,200 तक के प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो ये है राय आपको मिलती हुई, और इसके साथ ही आप लेवल्स का तो ध्यान रखिए ही। कुणाल जी, शुक्रिया करेंगे, लेकिन सेबी के स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर को भी आपके सामने लेकर आते हैं, जो बताता है फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में जोखिम बहुत है, रिस्क बहुत है। सोच समझकर यहाँ पर ट्रेडिंग इनिशिएट करें और अपने वित्तीय सलाहकार यानी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें।
की ओर रुख करते हैं। सरकार बीएसएनएल एमटीएनएल का प्राइवेटाइजेशन नहीं करेगी। संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने संसद में इस बात की जानकारी दी है। इस पर और डिटेल जानते हैं प्रकाश से। प्रकाश, बताएं। देखिए, सरकार ने पार्लियामेंट को इन्फॉर्म किया है कि वो एमटीएनएल और बीएसएनएल के प्राइवेटाइजेशन प्लान के साथ नहीं बढ़ रही है। इनफैक्ट रिवाइवल प्लान के साथ आगे बढ़ रही है और इसके पीछे की कई वजहें हैं। हालांकि सरकार ने पहले भी अपनी मंशा जाहिर की है और ये स्पष्ट किया है कि सरकार एमटीएनएल और बीएसएनएल का रिवाइवल करेगी। इसके लिए कई तरह के फाइनेंशियल पैकेज का भी ऐलान किया गया है। करीब करीब 3 लाख रुपए का फाइनेंशियल सपोर्ट सरकार दे चुकी है अलग अलग तरीके से। इसके अलावा कुछ दिन पहले कैबिनेट ने 6000 करोड़ का फाइनेंशियल सपोर्ट की घोषणा और की बीएसएनएल के लिए, ताकि जो एमटीएनएल का 4G नेटवर्क है उसका एक्सपेंशन किया जाए। और इसके पीछे की वजह यह है कि अगर आप न्यू पीएससी पॉलिसी देखें, जिसमें सरकार ने सरकार की जो पॉलिसी है बिल्कुल क्लियर है कि वो कम से कम 2 कंपनियां अपने कंट्रोल में रखेगी स्ट्रेटेजिक सेक्टर में, सो डैट कि प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली ना हो। और इसके कई दूसरी वजहें भी हैं और एक इंपॉर्टेंट वजह यह है कि एमटीएनएल और बीएसएनएल जैसी जो कंपनियां हैं वो सिक्योरिटी स्टैंड पॉइंट से भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई ऐसे सेक्टर्स हैं, की एरियाज हैं जहां पर ये दोनों ही कंपनियां एक्सक्लूसिव सर्विसेज अवेलेबल करा रही है, प्रोवाइड करा रही है, जहां प्राइवेट सेक्टर नहीं है। इस बात को भी ध्यान में रखते हुए सरकार के लिए इंपॉर्टेंट है कि इन कंपनीज को फाइनेंशियली वायबल बनाया जाए, इनको अपने कंट्रोल में रखा जाए। और इसलिए सरकार ने ये मंशा जाहिर की है, पार्लियामेंट को इन्फॉर्म किया है कि प्राइवेटाइजेशन का मंशा नहीं है इस वक्त, बल्कि रिवाइवल प्लान पर सरकार फोकस कर रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है सरकार के सिक्योरिटी स्टैंड पॉइंट से, और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली न हो स्ट्रेटेजिक सेक्टर में, इस बात को ध्यान में रखते हुए। बिल्कुल, बहुत बहुत प्रकाश इस जानकारी के लिए। तो चलिए विनोद, आपके पास आएंगे। ज़रा आप यहाँ पे देखिए, टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करें तो आज और कल के सेशन में भर भर के यहाँ पे खबर आती हुई नज़र आ रही है। एयरटेल स्टारलिंक का जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, फिर जियो के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसके चलते बाद में हम देख रहे हैं इंडस्टार में बिकवाली आई, तो आज यहाँ पे बीएसएनएल एमटीएनएल पर खबर आती हुई दिख रही है। तो आप बताएं, टेलीकॉम इंडस्ट्री पे ओवरऑल आपका व्यू क्या है? जी, टेलीकॉम इंडस्ट्री पे हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है। इनफैक्ट हम लोग लास्ट 5-6 महीने से और कंसिस्टेंटली बोल रहे हैं कि थोड़ा सा पोर्टफोलियो वाइज इस पे आप थोड़ा सा शिफ्ट किया जा सकता है। रीजन इसमें बहुत सिंपल है, खासकर विदिन टेलीकॉम में देखूं तो भारतीय में हमारा नजरिया थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि जो कंसर्न जो पहले जो निकल के आते थे कि जो कैपेक्स जो काफी ज्यादा होता था, वो अभी कैपेक्स कम होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बहुत हद तक लोग 4G और 5G में कैपेक्स कर चुका है। यहाँ से जो है बहुत अच्छी चीज जो ये कंपनियों के निकल के आ रही है वो है कि कैश फ्लो जनरेशन। अगर मैं भारतीय की बात करूं तो नेक्स्ट 2 से 3 सालों में FY 25 to 27 भारतीय का जो FCF जनरेशन है वो लगभग 1 लाख करोड़ का होगा एज पर स्ट्रीट एस्टीमेट। तो वो बहुत बड़ा FCF जनरेशन है, और वो क्लियरली वो आई थिंक दैट विल रिफ्लेक्ट इन टर्म्स ऑफ रिवॉर्डिंग शेयर होल्डर्स, जो बहुत हद तक वो होनी चाहिए। तो मुझे लगता है ये सब चीज को देखते हुए ये सब स्टॉक पे फोकस होना चाहिए, और जिसका सीधा असर दिख रहा है। और जो अभी ये जो सबसे बड़ा कंसर्न जो आ रहा था, जो बीच में जो कंसर्न आई थी स्टारलिंक का, वो भी कहीं ना कहीं ईज आउट हो गया, क्योंकि आफ्टर एग्रीमेंट जो कंपनी इसके साथ और जियो के साथ जो बनाया है, राइट। सो मुझे लगता है कि बहुत हद तक जो की कंसर्न थे वो निकल गए। यस, एक कंसर्न है अभी भी कंपनियों के साथ, खासकर भारतीय के साथ, की रीजन जो कैपिटल एलोकेशन का, अगर इतना बड़ा कैश फ्लो जनरेट करेगा तो वो कैपिटल किधर एलोकेट करेगा, तो वो एक कंसर्न रहेगा। बट एट द सेम टाइम ऑन पॉजिटिव साइड में बहुत बड़ा कैश फ्लो जनरेशन होने वाला है। और आई थिंक आज के डेट में जब मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात करता हूँ, चलिए, तो ये है राय इस वक्त आती हुई। और यहाँ पर जो है वो एक बार जरा होली की रिकमेंडेशंस भी अपने गेस्ट से हम ले लेते हैं, और उसके बाद हम छोटा सा ब्रेक लेंगे। तो विनोद जी, जरा अपनी होली पिक बताइए। ये पता जी, हमारा पिक रहेगा हुडको विद टारगेट प्राइस ऑफ 260 रुपीज 1 ईयर पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कंपनी डेफिनेटली मुझे लगता है कि जो हाउसिंग क्षेत्र में देखे, हाउसिंग फॉर ऑल में एफोर्डेबल हाउसिंग, खासकर वहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस अभी भी बना हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट का तो फोकस है ही, राइट। उसके अलावा अगर आप रिसेंटली महाराष्ट्र का बजट देखें तो महाराष्ट्र के बजट में भी अच्छा खासा अमाउंट एलोकेट किया हुआ है सेगमेंट में। मुझे लगता है इसकी सीधी बेनिफिट हुडको जैसे कंपनी को मिलेगी। इन एडिशन टू ऑल दैट,
कंपनी को जो हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का भी स्टेटस मिला हुआ है विद इन एनबीएफसी। तो अपॉर्चुनिटी वाइज कंपनी का अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है। कैपिटल अगर एडिक्वेसी रेशियो की बात करें तो कंपनी 50-55% के बीच में सीआरआर रेशियो है, जो दिखाता है कि कंपनी को कैपिटल की कोई इश्यू नहीं है। स्टॉक ऊपर से करेक्ट होकर जो वैल्यूएशन पे मिल रहा है, मुझे लगता है काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, क्योंकि ओवरऑल इसका अर्निंग ग्रोथ बिकॉज ऑफ अपॉर्चुनिटी वाइज काफी कंसिस्टेंट लग रहा है मुझे आने वाले 7 सालों में। और 150-2 आप विनोद जी की तरफ से आती हुई समय कम है हमारे पास। सचिन, मैं आपके पास आना चाहूंगा, फटाफट से अपनी होली पिक बताइए। वेल प्रशांत जी, होली के लिए जो पिक है उसका नाम है एफएमसीजी सेक्टर से वीबीएल वरुण बेवरेजेस। एक अच्छा सेटअप बनता हुआ नजर आया। 420 के लेवल से एक शार्प रिबाउंड देखा है। ऑलमोस्ट 15% लोअर साइड से स्टॉक रिकवर्ड होता हुआ नजर आया है। रिसेंटली भी देखें तो लास्ट 4 डेज के जो कंसोलिडेशन थे उसको ब्रेक होता हुआ दिखा है। तो यहाँ पर वीबीएल में बाइंग की सलाह रहेगी। 463 का एक स्टॉप लॉस लेना रहेगा। शॉर्ट टर्म में 525 तक के इमीडिएट टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। और इसके साथ ही हुडको, ये हमारे दोनों ही एक्सपर्ट की टॉपिक आपको आती हुई। सचिन हमारे साथ बने रहेंगे। विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स और सेक्टर पर राय देने के लिए। चलिए इसी के साथ